नमस्कार, राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मानव भूगोल, उसका अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु एवं मानव भूगोल के तथ्य। इस चैप्टर में आज जो हम पढ़ेंगे वो है मानव भूगोल का प्रारंभ एवं विकास, एक संक्षिप्त रूप में। विडाल डी लाब्लांश के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य और जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल भूगोल की एक नई और प्रगतिशील शाखा है। मानव भूगोल का भूगोल की नई शाखा के रूप में जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और इसका श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल को जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में मानवीय पक्षों को भौगोलिक अध्ययनों में प्रमुख स्थान दिया और इन्हें भौतिक पक्षों से अलग करके मानव भूगोल के रूप में भूगोल की एक नई शाखा स्थापित की। वर्तमान में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है। साथ ही मानव के साथ साथ वो निरंतर परिवर्तनशील भी है। मानव भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण तथा सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में मानवीय क्रियाकलापों का स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके दो प्रमुख पक्ष हैं, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। इन्हीं दोनों पक्षों का अध्ययन स्थानिक वितरण या क्षेत्रीय संदर्भ में किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत हम किसी प्रदेश की जनसंख्या, उसके विभिन्न पक्षों जैसे कि मानव जनसंख्या आकार है, घनत्व है, वितरण है, मानव जातियां, ये सभी पक्ष प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक परिवेश और इन सभी तथ्यों के मध्य कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल में एक और जहां मानव और मानव से जुड़े हुए विभिन्न पक्ष हैं, तो दूसरी ओर प्राकृतिक पक्ष और उनसे जुड़े हुए विभिन्न तथ्य शामिल होते हैं और इन सब के आपसी कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल करता है। जैसे प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व हैं उनमें स्थलाकृतियां शामिल हो गई, जल राशियां हो गई, मृदा, जलवायु, खनिज, वनस्पति आदि। ये सब प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं जिनका कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव और उसके क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है। तो इन प्राकृतिक वातावरण के तत्वों को भी हम मानव भूगोल की विषय वस्तु में शामिल करते हैं। और दूसरी ओर जो सांस्कृतिक वातावरण के तत्व हैं उनमें मानव जनसंख्या एवं उसके विभिन्न जनसंख्यात्मक पक्ष जैसे वितरण हो गया, घनत्व हो गया, ये पक्ष भी इसी जनसंख्यात्मक पक्ष में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा मानव बसाव व अधिवास, मानव पृथ्वी पर कहाँ कहाँ निवास करता है, किस किस प्रकार के अधिवास वो बनाता है। जैसे कि दो मुख्यतः अधिवास हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, तो उन अधिवासों के बारे में अध्ययन करना। मानव की आर्थिक क्रियाएं, पृथ्वी तल पर रहकर मानव तरह तरह की आर्थिक क्रियाएं करता है, कहीं खेती करता है, कहीं पशुपालन करता है, कहीं औद्योगिक क्रियाएं करता है, कहीं व्यापार करता है, तो उनका अध्ययन भी मानव भूगोल करता है। इसके अलावा यातायात व संचार व्यवस्थाएं, शिक्षा व चिकित्सा आदि पक्ष शामिल है जिनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ये नीचे एक डायग्राम के जरिए भी इसको समझाया गया है कि मानव भूगोल के जो पक्ष हैं जिनमें हम मानव भूगोल में जिन पक्षों का अध्ययन करते हैं उनमें एक तो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण, दूसरा उसमें सांस्कृतिक वातावरण है। यानी प्राकृतिक वातावरण का मानव द्वारा उपयोग करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है और ये सांस्कृतिक वातावरण जो है वो समय के अनुरूप परिवर्तित भी होता है और इस प्राकृतिक वातावरण और मानव की आपसी अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही प्राकृतिक संगठन का निर्माण होता है
और इन्हीं पक्षों का अध्ययन हम मानव भूगोल में किया करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। तो इसमें हम सर्वप्रथम विडाल डी लाब्लांश के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य देखेंगे कि विडाल डी लाब्लांश मानव भूगोल में किन किन पक्षों को शामिल करते थे। विडाल डी लाब्लांश फ्रांसीसी भूगोल के अग्रणीय भूगोलवेता रहे और भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा लाब्लांश की ही देन है। लाब्लांश ने मानव भूगोल पर अपने विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में दिए। लाब्लांश ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला जनसंख्या, दूसरा सांस्कृतिक तत्व और तीसरा परिवहन। जनसंख्या जो पहला पक्ष विडाल डी लाब्लांश ने शामिल किया, उसके अंतर्गत मानव जनसंख्या का वितरण, घनत्व, प्रमुख मानव समूह, जनसंख्या स्थानांतरण एवं विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास और वितरण, इन पक्षों को शामिल किया है। दूसरा जो उन्होंने सांस्कृतिक पक्ष बताया, इस सांस्कृतिक पक्ष में इसमें स्वयं मानव एवं मानव द्वारा निर्मित विभिन्न तथ्यों को शामिल किया है। यानी मनुष्य जो है अपने प्राकृतिक वातावरण का इस्तेमाल करके जो कुछ भी निर्मित करता है वो सब सांस्कृतिक वातावरण में शामिल होता है। तो इन सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों में उन्होंने जिन पक्षों को शामिल किया उनमें वातावरण, पेड़ पौधे, पालतू व जंगली जानवर, मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण से विभिन्न प्रकार का अनुकूलन। दूसरा जो उन्होंने इसमें शामिल किया वो है मानव निर्मित औजार एवं विभिन्न प्रकार के कच्चे माल। और तीसरा पक्ष जो इसमें शामिल किया वो है मानव के जीविका निर्वाह के साधन, यानी मनुष्य पृथ्वी पर किस किस प्रकार की क्रियाएं करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, उसके जो साधन है वो। चौथा पक्ष जो उन्होंने शामिल किया वो है मानव बस्तियां एवं मानव बस्तियों के निर्माण सामग्री। और पांचवा पक्ष जो लाब्लांश ने सांस्कृतिक तत्वों में शामिल किया वो था सभ्यता का विकास। और जो तीसरा प्रमुख तथ्य लाब्लांश ने मानव भूगोल की विषय वस्तु में शामिल किया वो है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें मनुष्य पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवहन मार्गों का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों का वो इस्तेमाल करता है, चाहे वो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी क्यों ना हो और आधुनिक बुलेट ट्रेन क्यों ना हो। इन सभी पक्षों को परिवहन के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं जीन ब्रूस के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। जीन ब्रूस भी फ्रांसीसी भूगोलवेता थे और ये विडाल डी लाब्लांश के शिष्य थे। मानव भूगोल के विकास में जीन ब्रूस का योगदान महत्वपूर्ण रहा। जीन ब्रूस ने 1910 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल ज्योग्राफी ह्यूमन में अपने मानव भूगोल से संबंधित विचारों का विस्तार से प्रतिपादन किया है। जीन ब्रूस ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन 2 आधारों पर किया था। पहला था सभ्यता के विकास के आधार पर और दूसरा था सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। तो अब हम इन्हीं आधारों पर जो उसका मानव भूगोल की विषय वस्तु का विभाजन है उसको देखेंगे। सभ्यता के विकास के आधार पर उसने मानव भूगोल के तथ्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला मानव की प्रमुख आवश्यकताएं। इन प्रमुख आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र और आवास को उसने शामिल किया। दूसरा भूमि का शोषण। भूमि के शोषण में उसने पशुपालन, कृषि, खनन और औद्योगिकीकरण जैसी क्रियाएं शामिल की हैं। तीसरा सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में जीन ब्रूस ने जिन तत्वों को शामिल किया उसमें मानव की अंतर्निर्भरता, सहकारिता, श्रम विभाजन तथा नागरिक व्यवस्थाएं। और चौथा जो तथ्य इसमें शामिल किया वो था राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल।
इसमें राजनीतिक या प्रशासकीय तथा ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्य शामिल किए। तो ये 4 तथ्य उसने सभ्यताओं के विकास के आधार पर मानव भूगोल की विषय वस्तु में शामिल किए। और जो दूसरा प्रमुख आधार उसने लिया सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर, इसमें उसने 3 तथ्यों को शामिल किया। मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, वनस्पति एवं जंतु जगत पर मानव की विजय, और तीसरा मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। जीन ब्रूस ने जो ये 2 आधार चुने थे, इन 2 आधारों पर मानव भूगोल के तथ्यों को 3 प्रमुख और 6 उपविभागों में विभाजित किया है। पहला उसने बताया मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग। इसके 2 पक्ष उसने शामिल किए। एक तो मानव जो मकान का निर्माण करता है, अपने आवास का, अपने भवन का निर्माण करता है, उसको जीन ब्रूस मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग मानते थे। और दूसरा, सड़क मार्गों का जो निर्माण मनुष्य करता है, उसको भी वो मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग वाले पक्ष में शामिल करते थे। इसमें जो दूसरा तथ्य उन्होंने बताया वो था वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव की विजय। और इसमें 2 पक्ष वो शामिल करते थे। पहला कृषि और दूसरा पशुपालन। तो कृषि के विभिन्न जो रूप हैं, विभिन्न स्वरूप हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। और इसी प्रकार पशुपालन के जितने भी रूप हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। और तीसरा जो पक्ष उन्होंने बताया वो है भूमि का विनाशकारी उपयोग। और इस तीसरे पक्ष में जिन तथ्यों को उसने शामिल किया, उसमें पहला है खनिजों का शोषण और दूसरा पौधों एवं पशुओं का विनाश। ये जो तीसरा पक्ष है भूमि का विनाशकारी उपयोग, इसको जीन ब्रूस ने लुटेरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक लूट का नाम दिया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लुटेरी अर्थव्यवस्था जो है ये पूछा जाता है कई बार। तो भूमि का विनाशकारी उपयोग जो है जीन ब्रूस के अनुसार लुटेरी अर्थव्यवस्था है या आर्थिक लूट है। यानी मनुष्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खनिजों का शोषण करता है, पौधों एवं पशुओं का विनाश करता है। इसी को ही जीन ब्रूस ने आर्थिक लूट नाम दिया है।